मैंने पिछले 20 से 22 सालों से योग की प्रैक्टिस की है। हिमालय में लंबा समय बिताया है, पूरा भारत भ्रमण किया है। कैसे आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। आपने कभी सपना देखा है कि आपके पीछे कोई चाकू लेके दौड़ रहा हो, कि गोली मारने को घूम रहा हो? बहुत डिटेल सपना देखेंगे जो हम बहुत घंटों तक एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैक्सिमम 3 सेकंड का होता है। वही वेगस नर्व जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती है और डायफ्राम से होते हुए पूरे लोअर एब्डोमेन तक जाती है। आज का जो पूरा सेशन है उसे यदि हम 5 पॉइंट में समअप करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है माइंड एंड मैटर सिद्ध वार्ता के अंतर्गत। तो कभी आपने सोचा है, गौर किया इस बात पे कि यदि हमारा खुद का दिमाग ही एक लिमिट में बच जाए तो इसको ओपन करने की चाबी क्या होती है? जी हाँ, कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टेक्निकल सेशन आज का होने वाला है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जिनका नाम है डॉक्टर विजय वेदांत, और वो योगा वेदांत रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडर हैं। तो प्लीज आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। नमस्कार सभी को, और सिद्धनाथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे अच्छे अवसर के लिए समय निकाला, और यहाँ आप और मैं मिलकर हमारे व्यूअर्स को एक आई ओपनिंग इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे जो उनकी लाइफ में एक क्वालिटेटिव परमानेंट चेंज लेकर आए। तो आज ये बात शुरू करें उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं डॉक्टर विजय वेदांत, फाउंडर ऑफ योग वेदांत रिसर्च फाउंडेशन। मैंने पिछले 20 से 22 सालों से योग की प्रैक्टिस की है, और योग में ही मेरा पूरा एकेडमिक हुआ है, मेरा मास्टर्स PhD, और मैंने हिमालय में लंबा समय बिताया है, पूरा भारत भ्रमण किया है कि मैं योग की डिफरेंट और डीपर डायमेंशंस को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकूं। और इस दौरान मेरी जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है उसने मेरा जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल दिया। ना सिर्फ योग को हम लोग समझते हैं कि हमारे शरीर का अभ्यास है कि हम थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लेंगे। योग एक पूरे जीवन जीने की प्रबंधन की कला है जिसमें शरीर की सारी बीमारियां तो ठीक होती ही हैं, हम कैसे आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं, कैसे हम पूरे अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट और रीसेट कर सकते हैं, कैसे हमारे सोने की, जागने की, सोचने की उन सारी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं, उसके बारे में मेरा अनुभव रहा है। मैंने ग्रंथों की भी अभ्यास देखे हैं, मैंने ग्रंथों को पढ़ा भी है और उसे मॉडर्न न्यूरो साइंस से कनेक्ट करना भी सीखा है। तो आज के वीडियो में हम काफी कुछ आई ओपनिंग जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। बहुत इंटरेस्टिंग बात की आपने कि आजकल जो एक मिथ है कि मेडिटेशन के लिए बड़ा टाइम चाहिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, फिर मौसम का भी एक दबाव रहता है, कई बार ऑफिस का प्रेशर रहता है, रात बहुत लेट नाइट जागना होता है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम कुछ समय दें, 5 से 10 मिनट, और हम अपने थॉट प्रोसेस को, ब्रेन को रिलैक्स कर सके, उसको रीसेट कर सके? बिल्कुल, आपने जेन्युइन क्वेश्चन रहा है सिद्धनाथ जी। 5 से 10 मिनट वो बड़ा स्वीट स्पॉट टाइम है। अगर 5 से 10 मिनट के बीच में हम मेडिटेट कर सकें तो सच में हम अपनी बॉडी को कितनी भी पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन उसे मैं बताऊं से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी इंसाइट शेयर करना चाहता हूं। आपने कभी सपना देखा है कि आपके पीछे कोई चाकू लेके दौड़ रहा हो, कि गोली मारने को घूम रहा हो, कि आपने सपने में भूत देख लिया हो? हाँ, ये ऐसा होता है कि हम ऊपर से गिर रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आप ये जो सपने में टाइम देखते हैं कि आपने 3 घंटे का सपना देखा, कई बार आप सपने में 8 घंटे की जर्नी करते हो, कई बार सपने में आप 4 दिन का जीवन जीते हो, है ना? सपने में कुछ भी हो सकता है, लंबी समय की यात्रा होती है, लंबी स्पेस की भी यात्रा होती है समय में। आपको क्या लगता है कि सपना ब्रेन कितने टाइम में क्रिएट करता है? आपके हिसाब से कुछ अंदाजा है आपको? इसका तो मुझे कोई कभी ध्यान ही नहीं दिया इस पर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज जो लोग भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, साइकियाट्री के स्टूडेंट हैं, और जो लोग भी सर्कैडियन रिदम को पढ़ते हैं, उन्हें ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से से लेकर 3 सेकंड तक बस इतना ही होता है। बहुत डिटेल सपना देखेंगे जो हम बहुत घंटों तक एक्सपीरियंस करते हैं, वो मैक्सिमम 3 सेकंड का होता है। नहीं तो एक एवरेज सपना 3 से 4 माइक्रो सेकंड में ब्रेन क्रिएट करता है। इतना प्लान्ड वे में क्रिएट करता है कि उस सपने को देखकर हमारा फियर हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, हमारी बॉडी पे उस स्ट्रेस हार्मोन के इफेक्ट अगले 2, 3, 4 घंटे तक रहते हैं। हमने कोई भी फियरफुल सिचुएशन का सपना देखा तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड की रशिंग इतनी तेज हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाती हैं, बॉडी में शिवरिंग रहती है, पसीना आ जाता है।
और सोचिए कि ब्रेन का कितना प्रोफाउंड और कितना डीप इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे नेगेटिवली या पॉजिटिवली पड़ता है। मुझे भी कुछ कुछ आपकी बातों को सुन के समझ में आ रहा है कि शायद ही पॉसिबल होगा। चलिए देखते हैं। क्या हम इस प्रैक्टिस को करें तो हमारे जो दिमाग में न्यूरल पाथवे का नाम मैंने सुना है कि दिमाग में तमाम जो मैसेजिंग सिग्नलिंग सिस्टम है जी जिसकी आप अभी सपने का एग्जांपल लेके रहे थे, जी तो क्या वास्तव में हम कॉन्शियस लेवल पे मेडिटेशन से उस जो पूरा हमारा सिग्नल सिस्टम, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है दिमाग का, मस्तिष्क का जो फिजिकल है, क्या उसको हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? क्योंकि सपना जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है किसी और लेवल से कंट्रोल होता है। क्या हम कॉन्शियसली इसको कर सकते हैं? क्या वास्तव में ये पॉसिबल है? ये बहुत पॉसिबल है सिद्धनाथ जी। आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि हमारी बॉडी का जो न्यूरल नेटवर्क है परमात्मा ने बड़े अच्छी तरीके से इवॉल्व किया, बहुत ही सिस्टमेटिक इवॉल्व किया। हमारी एक नर्व है वेगस नर्व, जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती है और डायफ्राम से होते हुए पूरे लोअर एब्डोमेन तक जाती है। तो ये जो हमारा ब्रेन का सिग्नल सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं वेगस नर्व, तो वेगस नर्व दो डायरेक्शन में काम करती है। ब्रेन से हमारे बाकी के सिस्टम को सिग्नल जाता है, लेकिन अगर हम इसको मैनुअली कंट्रोल कर सके, यानी डीप ब्रीदिंग कर सकें, बेली ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं, तो इससे ब्रेन को वापस रिवर्स सिग्नल जाता है कि सब कुछ सुरक्षित है। ये एक बात हुई जो हमारे दर्शकों को समझ में आनी चाहिए। दूसरा, जैसे हमने बताया कि एक सिग्नल हम ब्रेन को भेज सकते हैं कि सब कुछ सेफ है, वैसे ही हमारे ब्रेन में एक छोटा सा सेंटर है, उसको बोलते हैं एमिगडाला। एमिगडाला फियर सेंटर है या कहिए स्ट्रेस सेंटर है। जैसे ही कहा आपने एमिगडाला। एमिगडाला जी। तो एमिगडाला एक बहुत छोटा सा सेंटर है, तो छोटा सा पार्ट है ब्रेन का। जैसे ही हम स्ट्रेस लेते हैं तो एमिगडाला एकदम श्रिंक कर जाता है, और जैसे एमिगडाला श्रिंक करता है तो जितने फियर हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन है एकदम स्पाइक कर जाते हैं, जैसे एड्रेनालाइन, जैसे कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल की विशेषता ये कि अगर कॉर्टिसोल हार्मोन हाई हो गया तो अब आपका इंसुलिन का जो प्रोसेसिंग, यानी कि आपकी जो शुगर प्रोसेसिंग है वो होल्ड कर देगी बॉडी। यानी अब आपकी जो शुगर प्रोसेसिंग, एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस था वो होल्ड हो गया। अवेलेबल शुगर जो यानी ग्लूकोज था, जो अवेलेबल एनर्जी थी ब्लड में, अब बॉडी उसको कंज्यूम करेगी। यानी आपकी बॉडी का जो रिजर्व एनर्जी सोर्स था, अब बॉडी उस पर डिपेंड हो गई। जो नया एनर्जी क्रिएट करती थी, जो न्यूरोकेमिस्ट्री चल रही थी, वो फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। अब आप सोचिए, अब आप जंगल में तो है नहीं, अब आप बैठे हैं एक सेफ एनवायरनमेंट में, ऑफिस के अंदर, लेकिन आपने स्ट्रेस लिया और स्ट्रेस लेके आपने कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन रश कर दिया, हाई कर दिया। अब आपके ब्रेन को लगातार 2-3 घंटे ये सिग्नल मिल रहा है कि सब कुछ डेंजर है आसपास, लाइफ खतरे में है। तो आपका बॉडी 3 घंटे के लिए बिल्कुल स्विच ऑफ मोड में रहेगा और जो अवेलेबल एनर्जी है वो ड्रेन होती जाएगी। इस लूप को तोड़ने का प्रोसेस है मेडिटेशन। अगर हम मेडिटेशन 5 मिनट भी कर सकें तो कॉर्टिसोल ड्रास्टिकली एकदम डाउन आएगा, जो एमिगडाला श्रिंक कर गया था वो रिलैक्स हो जाएगा, और जो वेगस नर्व जो ब्रेन सिग्नल देती थी कि सब कुछ सेफ है, वो दोबारा से सिग्नल ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, हाँ सेफ है सब कुछ। तो अचानक ब्लड केमिस्ट्री नॉर्मल हो जाएगी। तो मेडिटेशन तो हर किसी को करना आना चाहिए, खासतौर से जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो लोग स्क्रीन पे लंबे टाइम तक टाइम बिताते हैं, लैपटॉप या ये मोबाइल स्क्रीन या आईपैड, जो भी टेक्निकल काम कर रहे हैं, जो हाई मैनेजरियल पोस्ट पे बैठे हैं, जिनको बार बार डिसीजन मेकिंग का स्ट्रेस होता है, उन लोगों को, जिन लोगों को भी हाई डिसीजंस लेने होते हैं, मैनेजरियल प्रेशर होता है, उन लोगों को तो मेडिटेशन जरूर आना चाहिए कि उन्होंने हर 45 मिनट पे 2 से 5 मिनट का एक मेडिटेशन ब्रेक लेना है। बस 2 से 5 मिनट में उनका ब्रेन दोबारा से सेंटर्ड हो जाएगा, रिकैलिब्रेट हो जाएगा, और फिर वो जो आगे का काम होगा वो एक रीसेट मोड में नए तरीके से शुरुआत करेंगे। शाम आते आते उन्हें थकान नहीं महसूस होगी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम काम के दबाव से ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, परेशान होते हैं, काम के कारण नहीं होते। और यहाँ मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, और आप भी शायद इससे एग्री होंगे, कि ये मेडिटेशन की ट्रेनिंग तो बच्चों से होनी चाहिए, कि हम बच्चों को सिखाएं कि ब्रश, हम तो जरूर सिखाते हैं कि ब्रश कैसे करते हैं, नहाते कैसे हैं, क्लींजिंग कैसे करते हैं, लेकिन माइंड को कैसे हम कंट्रोल करें, जो अपने जो डे टू डे लाइफ में हम कैसे फोकस करें, ये इसकी एजुकेशन में आनी चाहिए। ये माँ बाप को आना चाहिए, हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए, और उनके थ्रू उनके बच्चों में जाना चाहिए, तभी वो आगे जाके एक अच्छे सक्सेसफुल पर्सन, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। आपने एक जरूरी और
पेनफुल पॉइंट मासेस का छेड़ दिया है। मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा यहाँ पे मैं, लेकिन एक अपनी रिसर्च इंसाइट आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सिद्धनाथ जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपको और हमको एक खास तरीके के मेंटल ट्रैप में रखा हुआ है। ये प्लीज कोई भी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इसे किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जोड़ के ना देखें। ये जो इंफॉर्मेशन मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये गूगल के ओपन डोमेन में अवेलेबल है, बट वो डॉट्स में बिखरा हुआ है। मैं आपको एकदम एक जगह कंपाइल करके बता रहा हूँ। एक पर्सन हुए जिनका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। क्या नाम बताया मैंने? डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर। तो काफी सुना नाम है, क्योंकि जो लोग भी मेडिकल फ्रेटर्निटीज हैं, खासतौर से एलोपैथी की फ्रेटर्निटी से हैं, वो लोग जानते हैं कि रॉकफेलर एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप चलती है। रॉकफेलर स्कूल ऑफ मेडिसिन पहला स्कूल है। मैं उन्हीं जॉन डी रॉकफेलर की बात बता रहा हूँ। वो ओरिजिनली मेडिकल फील्ड से नहीं थे, वो पेट्रोलियम किंग थे। वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे और इस दुनिया के पहले बिलियनियर थे। अब उनकी संपत्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें लगा कि अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। तो उन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को कंट्रोल में लाने के लिए 3 सेक्टर्स को टैप किया। पहला सेक्टर था, उन्होंने हमारी जो एजुकेशन की चॉइस है वो खत्म कर दिया। कैसे हमें पढ़ना है, क्या हमको पढ़ना है, उन्होंने पढ़ाई लिखाई का एक करिकुलम डिजाइन किया। उसका नाम था जनरल एजुकेशन बोर्ड। क्या नाम बताया मैंने? जनरल एजुकेशन बोर्ड, जिसके आधार पे आज हम और आप स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। ये किताबें, ये सिलेबस है, सिलेबस को कंट्रोल करता है, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े। दूसरी, उन्होंने हमारी चॉइसेस जो खत्म की, हमारी मेडिसिनल सिस्टम की चॉइसेस को खत्म कर दिया। यानी 1908 में उन्होंने कार्नेगी फाउंडेशन और जो उनकी अपनी रॉकफेलर फाउंडेशन है, इन्होंने मिलके एक प्रोफेसर अब्राहम फ्लेंसर, उनके थ्रू एक रिपोर्ट सबमिट करवाई WHO को, और पूरी दुनिया के सामने वो रिपोर्ट रखी कि एलोपैथी के अलावा, जैसे नेचुरोपैथी है, यूनानी मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन है, नेचुरोपैथी है, हर्बलिज्म है और आयुर्वेद है, इनको गैर वैज्ञानिक, अनसाइंटिफिक प्रूव करके इन पे बैन लगवा दिया। तो इनकी पूरी दुनिया में जितने भी रिसर्च फैसिलिटी सेंटर्स थे, ट्रीटमेंट सेंटर्स थे, सबको ताला लगवा दिया। अब सिर्फ एक थेरेपी की प्रैक्टिस, एक मेडिसिनल प्रैक्टिस सिस्टम में बची, वो थी एलोपैथी। और इन्होंने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया सिंथेटिक ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में। अभी ये यहाँ रुके नहीं, एक कदम और ये आगे गए। इन्होंने हमारी फूड की चॉइसेस को छीन लिया हमसे। इन्होंने 1915 से मैक्सिको में एक रिसर्च फैसिलिटी डाली, जिसमें व्हीट यानी गेहूं और मक्का, इन पे डीप रिसर्चेस करी और इनके सीड को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। और फिर पूरी दुनिया में एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म का नैरेटिव सेट किया और पूरी दुनिया की हर एक देश की सरकार को कंपेल किया कि वो सिर्फ मक्का पे, गेहूं पे और चावल पे, इन पे सब्सिडी देंगे। यानी पूरी फूड डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया, कहीं ना कहीं बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और इसमें फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन ने गठजोड़ किया। तो अब आप ये सोचिए, सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट पे आते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं। आपने मास कम्युनिकेशन में, योग में पढ़ाई की है, क्या आपने कभी ये पढ़ाई की कि बचपन से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, ड्राइंग, पता नहीं क्या क्या सिखाया गया, सिविक्स सिखाया गया? कभी ये नहीं सिखाया गया होगा कि माइंड मैनेजमेंट कैसे करें, हैप्पीनेस से कैसे जीना है, जॉयफुल लाइफ क्या होती है। हमारे मेन करिकुलम के सब्जेक्ट नहीं थे। या कौन से सीजन में क्या खाना नहीं खाना है, क्या खाना खाना है, नेचर के साथ सिंक करके हेल्थ को कैसे आगे बढ़ाना है। ये लाइफ से जो जुड़े हुए सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे, उनको कंप्लीटली एलिमिनेट किया, क्योंकि इस पूरी एजुकेशन सिस्टम को एक खास तरीके से डिजाइन किया गया था सिर्फ ओबीडियंस के लिए। सिर्फ हमको एक रिसोर्स मान के, एक वस्तु मान के ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया। तो यानी हमसे हेल्थ की सारे सब्जेक्ट्स छिपा लिए गए। दूसरा, हमको क्योंकि हमें अज्ञानी ही बना दिया। हमें खाना क्या है, नहीं खाना है, ये सब हमें ज्ञान ही नहीं है, हम गलत खा रहे हैं क्योंकि हमारी प्लेट की चॉइसेस को लिमिट कर दिया। तो वहां पे भी हमको क्या दे दिया, जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच खाना है, तो हमको फूड की चॉइसेस भी छीन ली, इग्नोरेंट भी बना दिया। और फिर जब हम बीमार हुए, हमारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी मेडिसिन की, हम ले दे के किसके पास पहुंचे? एलोपैथी। मेरा एलोपैथी से कोई विरोध नहीं है। एलोपैथी आज की डेट में वंडरफुल है डायग्नोसिस के लिए। आपको डायग्नोस करना है, उसकी MRI से लेके हर एक चीज बहुत औसम है। एलोपैथी इस मामले में, डायग्नोसिस के मामले में बहुत प्यारी है। एलोपैथी की एक और अच्छी बात है कि देखो,
काफी साल पहले तक डिलीवरी के टाइम पे लेडीज के साथ बहुत कैजुअलिटी होती थी, बच्चा मर जाता था डिलीवरी के टाइम पे। एलोपैथी ने रिमार्केबल काम किया है कि जो बच्चों की और माता के मरने की दर थी वो नेग्लिजिबल कर दी। ये एलोपैथी का अचीवमेंट है। लेकिन इसके कुछ सीरियस कॉस्ट है, वो कि हम किसी भी चीज के आज क्योर पे नहीं पहुंच पाते हैं। लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट पे एलोपैथी बात नहीं करता है, वो अल्टरनेटिव सिस्टम बात करते हैं। तो ये एक बात थी कि हमको जानबूझकर डेलिबरेटली इग्नोरेंट बनाया गया ताकि हम ओबीडियंट बने रहें। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब आपको शायद बहुत सारे व्यूज मिल गए होंगे समझने के लिए। अच्छा, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस तो बहुत सुनते हैं हम लोग, लेकिन कब करें, कैसे करें, क्या इसे सीखा जा सकता है या फिर यूट्यूब से देख के ही किया जा सकता है? सही क्वेश्चन है और ये बहुत ही रिलेवेंट भी है क्योंकि हम मेडिटेशन के बारे में आजकल हाइप बहुत सुन रहे हैं कि मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो मैं अपने दर्शकों के साथ एक बात सरल से साझा करना चाहता हूँ। मेडिटेशन मूलतः बहुत सरल है, एक्सट्रीमली इजी। आप जरा बचपन में जाएंगे, बचपन के फ्रेम्स अगर आपको याद आएंगे तो आपके टीचर्स आपको चिल्ला के क्या बोलते, ध्यान से बात सुनो, ध्यान से पढ़ो। मम्मी बोलती थी ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, ध्यान से खाओ। आप बड़े भैया के साथ पापा का हाथ पकड़ के सड़क पार कर रहे हो, थोड़ा सा ठिठके तो पापा बोलते थे ध्यान से सड़क पार करो। तो यानी ध्यान तो हमारे खाने में, पीने में, उठने में, चलने में, फिरने में, सोचने में, बात करने में, ध्यान तो सब जगह इंक्लूड था। तो ध्यान का टोटल रेफरेंस कितना हुआ कि कोई चीज हम कितने जागरूकता से कर रहे हैं, जागरूकता से, पूरी चेतना से कर रहे हैं। पूरी चेतना। अच्छा, मतलब वो ध्यान का मतलब कि कहीं ना कहीं जब आप कुछ भी हर स्थिति में, हर मोमेंट में आप पूरी अवेयरनेस के साथ जो काम कर रहे हैं, जी, वही ध्यान है। वही ध्यान है। तो यानी कि ध्यान हमारा खाते समय भी लगा रह सकता है, ध्यान हमारा उठते समय भी लगा रह सकता है, और योगी तो यहाँ तक कहते हैं कि ध्यान सोते समय भी लगा रह सकता है। आप कितनी गहरी नींद सोते हो, ये ध्यान ही है निश्चित रूप से। तो मैं भगवत गीता के एक श्लोक कोट करना चाहूंगा, जैसे भी हो जाएगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हम सोचते हैं ना कि फिर से बोल दी। हाँ, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधाय योगो भवति दुःखः। हम अक्सर कर अपने ग्रंथों को ऐसा मानते हैं कि ये पूजा करने की चीजें हैं, जबकि वो ग्रंथ हमारे लिए लाइफ जीने का मैनुअल है। इस श्लोक में 6वें अध्याय के श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन महाराज को कहते हैं कि जब हमारा फूड युक्त आहार, फूड में बैलेंस आ जाए, यानी हम बैलेंस्ड फूड खाएं, विहारस्य हमारा जो व्यवहार है, परसेप्शन है, वो एकदम बैलेंस हो जाए, युक्त चेष्टस्य कर्मसु की हमारी जो एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज हैं वो बैलेंस्ड हो जाएं, युक्त स्वप्ना व बोधाय यानी हमारा सोना और जागना, बोध मतलब जागना, इसमें बैलेंस आ जाए, योगो भवति दुःखः। तो ये जो बैलेंस हमने हर एक एस्पेक्ट में ला लिया, खाने में, पीने में, एक्सरसाइज में, योग में, सोने में, जागने में, दिस बैलेंस इज रूट कॉज ऑफ एलिमिनेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ सफरिंग। जितने भी दुख हैं सब खत्म हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। ये बैलेंस ध्यान है। तो अभी वो समय की बात कर लेते हैं कि जी, किस समय ध्यान करना चाहिए। समय के दो बात है, हमारा जैसे चर्चा भी चल रहा था कि एक टाइमिंग है और एक टाइम है ना। तो टाइमिंग ऐसा मैटर करता है कि ध्यान में शुरुआती फेज की बात यह है कि आप कितना मिनिमम बाहर का स्टिमुलस एक्सपीरियंस करते हैं। तो मॉर्निंग टाइम आइडियल होता है कि बाकी सभी लोग सो रहे होते हैं, मिनिमम डिस्ट्रैक्शन होते, कोई ट्रैफिक की आवाज नहीं है, आप बैठे हैं तो आपको बाहर के स्टिमुलस तंग नहीं करेंगे। ऐसे में आप आंख बंद करके बैठ गए तो आप सेट हो सकते हैं। और दिन की वैसे भी शुरुआत, चूंकि सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है सुबह सुबह, तो हमें बहुत शांति से शुरुआत करनी चाहिए। शुरू के 5 से 7 मिनट सेल्फ अवेयरनेस, डीप मेडिटेशन के लिए ही लगाने चाहिए। सुबह का टाइम दी बेस्ट है। दूसरा मैं दी बेस्ट टाइम समझता हूँ जब आप सोने जा रहे हो, रेस्ट तो लेना ही है, तब फिर 5 से 10 मिनट कर लीजिए। बाकी दिन में जब भी टाइम मिले आपको, ध्यान के लिए हर समय बढ़िया है, कभी भी कर लो, कितना भी कर लो, 5 मिनट मिनिमम है। सही। ऑफिस टाइम में भी बैठ गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, और जो भी स्पेसिफिक टेक्निक होती है जो डॉक्टर साहब बताएंगे उसको प्रैक्टिस कर ली, और शायद क्यों ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल यानी कि जब भी आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर बस में आप यात्रा कर रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, जब भी आपको लगे थोड़ा सा अपने शटर्स बंद कर लीजिए और उस प्रैक्टिस को बस फास्ट फॉरवर्ड जल्दी जल्दी देख के उसको रिवाइव कर लीजिए और एक्टिवेट कर लीजिए अपने आप को। राइट जी। चलिए,
तो क्या सचमुच में ये ध्यान जो कर रहे हैं हम, तो बस वो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो मन को शांत कर देती हैं, या फिर इसका कुछ परमानेंट भी इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम और जो न्यूरोलॉजिकल कहें या फिर फिजियोलॉजिकल उसके जो बॉडी पे चेंजेस हो, या फिर फिलहाल बात करते हैं, हम फोकस करते हैं न्यूरो साइंस पे कि हमारा जो ब्रेन है क्या उस पर कुछ परमानेंट इफेक्ट भी पड़ता है क्या? जब हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, जब डीपली मेडिटेटिव हो गए 5 मिनट के लिए ही सही, तो हमारे ब्रेन का एक छोटा सा सेंटर है जिसको हम बोलते हैं एमिगडाला। तो एमिगडाला सेंटर बिल्कुल श्रिंक नहीं होता है, उसका जितने फियर हो वो सब रिलीज हो जाते हैं। तो पहला वहां से चेंज आया कि हमारे जितने न्यूरल पाथवेज हैं उनमें एक खास मैसेज पास ऑन हो जाता है कि अब किसी भी तरीके का डेंजर नहीं है। जब आप रिलैक्स्ड होते हैं तो डेंजर फील नहीं करते। रिलैक्स स्टेट में आपकी बॉडी का रेस्ट एंड रिपेयर और डाइजेशन मोड ऑन हो जाता है। तो आपकी बॉडी की जितनी भी इंजरीज हुई हैं वो सब एक्चुअली हील होनी शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक है कि आप रिलैक्स मोड में आ जाए। मेडिटेशन 5 मिनट भी किया, आपके एमिगडाला से जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो गया, फियर रिलीज हो गया और आपका रिपेयर चालू हो गया। तो डेफिनेटली जितना जितना आप मेडिटेशन करते हैं ब्रेन के न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं, एक साथ वायर होते हैं और बॉडी और माइंड का, इमोशंस का वो हीलिंग और रिपेयरिंग चालू कर देते हैं। तो फिजियोलॉजिकल चीज आते हैं और डेफिनेटली क्लिनिकली टेस्टेड आते हैं। एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था कि अब मुझे लग रहा है कि वो ठीक ही होगा, क्योंकि जब मैं पढ़ा तो मुझे कुछ क्यूरियोसिटी हुई कि क्या शायद सचमुच में ऐसा कुछ होता है क्या, कि यदि भ्रामरी प्राणायाम कुछ देर के लिए किया जाए, इवन 1 टाइम 2 टाइम्स के लिए भी किया जाए, तो हमारे जो नर्व्स, जो ब्रेन के वेव्स है उस पे इंस्टेंट इफेक्ट पड़ता है जी। तो ये इफेक्ट क्या वास्तव में पड़ता है, और यदि पड़ता है तो क्या ये इसको परमानेंट मोड में या फिर परमानेंट उसको सस्टेन किया जा सकता है, या फिर केवल कुछ देर के लिए? बहुत रिलेवेंट आपका क्वेश्चन है और बहुत ही इंट्यूटिव भी है। भ्रामरी प्राणायाम इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस ऑफ हठ योगा। भ्रामरी प्राणायाम की विशेषता ही ये है कि पहली प्रक्रिया के दौरान, पहली बार हम भ्रामरी की जैसी हमिंग शुरू करते हैं, हमारे ब्रेन में फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो रेजोनेंस के कारण आने शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई 5 बार 7 बार कर सके तो वो अपनी ब्रेन की स्थिति में, तनाव की स्थिति में एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज एक्सपीरियंस करता है। इसके साथ साथ अगर कोई एक प्रैक्टिस और इंक्लूड कर सके तो उसको हम कहते हैं शांभवी मुद्रा। तो शांभवी मुद्रा के मतलब सैकड़ों क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और सभी में 100% एक बात निकली। अगर हम न्यूरो साइंस की लैंग्वेज में कहें तो शांभवी मुद्रा न्यूरो ऑक्यूलर लॉक है। हमारी जो ऑक्यूलर नर्व हैं ये लॉक हो जाती हैं इस एरिया में, और यहाँ पे जैसे ही लॉक होती हैं तो हमारे ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो रेस्ट मोड में चला जाता है, वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क से एग्जिट हो जाता है। तो भ्रामरी प्राणायाम अगर कोई कंबाइन कर सके शांभवी मुद्रा के साथ, 2 मिनट भी अगर किसी ने कर लिया तो अगले 2 घंटे के लिए उसका माइंड एब्सोल्युटली डिकंजेस्टेड रहेगा, उसको किसी भी तरीके का ब्रेन फॉग फील नहीं होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी होगी। और आज की डेट में वर्किंग प्रोफेशनल्स की तो ये बहुत जरूरत है। शांभवी मुद्रा का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर मैं बताता हूं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे ब्रेन को हम क्रेनियल कैविटी बोलते हैं और ब्रेन से 12 पेयर ऑफ नर्व, क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। ब्रेन क्रेनियल कैविटी में होता है। हाँ, ब्रेन, ये जो हमारा ब्रेन है, जो अंदर बैठा हुआ है, ये हमारा क्रेनियल कैविटी में है और ब्रेन से 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं। तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व में से 4 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स सिर्फ हमारी आंखों से जुड़ी हुई हैं। तो यानी उन क्रेनियल नर्व का जो 33% न्यूरल रिसोर्स है वो सिर्फ आंखों से जुड़ा हुआ है। तो जब हम शांभवी मुद्रा करते हैं तो यानी हम अपने ब्रेन के 33% न्यूरल रिसोर्स को अचानक रेस्ट दे देते हैं, और जैसे ही कोई चीज रेस्ट में जाती है उसका रिपेयर अपने आप चालू हो जाता है। तो शांभवी मुद्रा अलॉन्ग विद भ्रामरी प्राणायाम मैजिकल इफेक्ट देने वाला है। बढ़िया, तो मुझे भी लगता है कि इसका अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग है। और क्या इसकी प्रैक्टिस हम थोड़े देर कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं तो आपसे भी कहूंगा, अगर आप व्यूअर्स देख रहे हैं इस समय पे, सिंपल जरा से काम करना है कि आपने बहुत टेक्निकल नहीं जाना है,
आंख को ढक लेना ताकि आपकी आंख में किसी भी तरीके की लाइट ना जाए। कान को बड़ा लाइटली थंब से इस तरीके से बंद करना ताकि बाहर की आवाज ना आए, और हमिंग करनी है जितना लाउड अंदर से इजीली पॉसिबल, इस तरीके से। तो आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, आपके जो कोर्सेज हैं, वो लोगों के बहुत काम भी आ रहे हैं। तो ऐसे में यदि कोई नया आदमी जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, वो आपकी संस्था से आपसे जुड़ना चाहे तो उसका क्या तरीका होगा? सबसे सिंपल तरीका है कि एक तो आपको स्क्रीन पे नंबर और ईमेल दिख रहा होगा, इसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरा, हम आपको फर्स्ट कमेंट में एक लिंक दे देंगे, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। योग वेदांत रिसर्च फाउंडेशन ने तरह तरह के कोर्सेज बनाए हैं जो लाइफ मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट को डेडिकेटेड हैं, और पूरी दुनिया से लोग इन कोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर तरफ से लोग जुड़ रहे हैं। वो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और साथ में वो अपनी लाइफ को जो चेंज कर रहे हैं और उससे उनकी फैमिली लाइफ में जो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो हमको लगता है हमारा जो उद्देश्य है काम करने का, हम उसी सही दिशा में जा रहे हैं। भले ही छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, बट हमारे लिए बहुत रिमार्केबल चेंज लेके आ रहे हैं। हमें बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होता है कि एक ह्यूमन टू ह्यूमन जो कनेक्ट होना चाहिए, अपलिफ्टिंग कनेक्ट, हम एक दूसरे की जो मदद कर सकते हैं। हमारा एक श्लोक है ना, ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु। हम आपस में द्वेष ना करते हुए एक दूसरे को अपलिफ्ट करने वाला काम करें। तो योग वेदांत रिसर्च फाउंडेशन ठीक उसी दिशा में काम कर रहा है। बहुत बढ़िया, एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आप लोग काम कर रहे हैं और लोगों की लाइफ को चेंज करने में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं चाहूँगा दर्शकों से कि वो एक बार ज़रूर प्रयास करें, कॉन्टैक्ट करें और ये बहुत ही करामाती, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस को सीखने का, जानने का, समझने का एक अवसर की तरह लें इसे। और आज का जो पूरा सेशन है उसे यदि हम 5 पॉइंट में सम अप करना चाहें डॉक्टर विजय, जी, तो प्लीज़ वो क्या होंगे आप बताएँ? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइफ में बस छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आप सेल्फ अवेयरनेस में लाइफ जीना सीखें, पहली बात। सेल्फ एम्पावरमेंट को लाइफ का एक सीरियस अफेयर बनाएं कि हमें हमेशा एम्पावरिंग एक्टिविटीज में अपने आप को ज्यादा इंगेज करना है। एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज को कम से कम रखें, क्योंकि एंटरटेनमेंट कब आपका एडिक्शन बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और सबसे जरूरी, मेरा सबसे एक विनम्र निवेदन रहता है कि जो भी प्रैक्टिसेस करनी है बेस्ट आउटपुट के लिए उन्हें कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन में करें, जब तक कि आप अच्छे मास्टर नहीं बन जाते प्रैक्टिस के। जब आप मास्टर बन जाए तब आप उसे अपने आप करें, बट लर्निंग फेज में एक सिखाने वाले की आवश्यकता बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, एक टीचर का होना बहुत आवश्यक बहुत है जरूरी। ताकि हम सही दिशा में जाएँ, क्योंकि सही दिशा में एक-एक कदम भी चलेंगे तो अंततः हम एक सही जगह ही पहुँचेंगे जी, और गलत दिशा में कितनी भी तेज़ जाएँगे तो निश्चित रूप से गलत जगह ही पहुँचेंगे। गलत जगह तो पहुंचे। पहले हम दिशा तय करें और दिशा तय करने के लिए फिर हम एक गाइड की, एक टीचर की, एक फिलॉसफर की, एक जो ऐसा व्यक्ति जो उसको जी रहा हो, जी, जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा हो, न कि केवल थ्योरी पढ़ाया हो या थ्योरी जानता हो, तो बेहतर होगा कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, पहले उसको देखें, परखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ना ही स्पेशली रिकमेंड कर रहा हूँ, ये चैनल नहीं रिकमेंड कर रहा है कि योग वेदांत रिसर्च फाउंडेशन से ही आप सीखें। आप कहीं से भी सीखें, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है, इतना अच्छा नॉलेज है, इस प्रैक्टिस को आप कहीं से भी सीखिए, सही तरीके से सीखिए, संतुष्ट होइए और उसका निरंतर अभ्यास कीजिए। इस ऑर्गेनाइजेशन की एक खास बात ये मुझे लगी कि ये जो जो भी व्यक्ति इनसे जुड़ते हैं, उनके लिए वो लाइफ टाइम की पूरी ज़िम्मेदारी ले लेते हैं कि वो उनको प्रैक्टिस कराएँगे, उनको सही दिशा में ले जाएँगे और उनकी प्रैक्टिस को मॉनिटर करेंगे और जब तक वो चाहेंगे, वो उसको फ़ॉलो अप करेंगे, यानी हमेशा ही फ़ॉलो अप करेंगे। तो एक लाइफ टाइम बॉन्डिंग है, ये एक मुझे लगता है कि जी, एक अनोखे तरह का एक ऑफ़र है या एक अनोखे तरह का इनिशिएटिव, मैं ज़्यादा बेहतर शब्द कहूँगा कि एक इनका इनिशिएटिव है कि फ्रॉम रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस लाइफ,
ये दोनों जुड़े रहेंगे और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी अपने जो इसके मोटिव है उसको आगे बढ़ाएगा और आप भी आगे बढ़िए, सीखिए, सिखाइए और आगे